हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाए। इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट की ज़रूरत क्यों हुई? जैसे मोलैरिटी में हमें किसकी ज़रूरत होती है? मॉलिक्यूलर वेट की और मोल्स की। सेम उसी तरीके से हमें नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट की ज़रूरत होती है। सीधा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम इस इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कि हम इक्विवेलेंट मास को अगर मैं ये देखूँ तो इक्विवेलेंट मास को हम किससे डिनोट करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसके वैलेंसी फैक्टर से। वैलेंसी फैक्टर यानी कि अगर हम जो हमारा इक्विवेलेंट मास है उसको फाइंड आउट करना है तो हमें जो भी दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट उसको उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना है। अब हम वैलेंसी फैक्टर कैसे डिवाइड करेंगे, वैलेंसी फैक्टर कैसे पता करेंगे, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसिड के लिए कैसे पता करेंगे वो हम बात कर लेते हैं। तो फॉर एसिड्स जो है, एसिड के केस में यहाँ पर हमें ये देखना है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो लूज कर रहा है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो लूज कर रहा है। दूसरा, या इसको हम बोल सकते हैं कि उसकी बेसिसिटी कितनी है। एसिड के केस में हमें बेसिसिटी देखनी है, या कितने नंबर ऑफ H+ आयन वो रिलीज कर रहा है डिसोल्यूशन में। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अगर हम ये बात करें कि HCl है, HCl के केस में जो आपका जो बेसिसिटी है वो आती है 1 आती है। HNO3 के केस में, HNO3 के केस में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। वैसे जनरली HNO3 के केस में जो वैलेंसी फैक्टर है यानी जो X है वो होता है 1, है ना। लेकिन फिर भी हमें ये देखना रहता है क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो वो सोल्यूशन में NO2 में कन्वर्ट हो रहा है या NO में कन्वर्ट हो रहा है या N2O में कन्वर्ट हो रहा है ना। अगर उस तरह से कन्वर्जन है तो फिर उसका एक अलग अलग उसका वैलेंसी फैक्टर आएगा, लेकिन जनरली हम 1 होता है। उसके लिए HNO3 पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो H2SO4 है, H2SO4 के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है 2। ठीक है, इनसे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे इक्विवेलेंट मास, वो भी मैं आपको यहीं कैलकुलेट करके बता दूंगी। उसके बाद H3PO2 जो है इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फास्फिनिक एसिड। इसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है 1। उसके बाद है H3PO3 जो होता है उसके लिए वैलेंसी फैक्टर होता है 2 और इसका नाम होता है फॉस्फोनिक एसिड। उसके बाद H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम होता है, इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है 3। ठीक है, अब इन सब में हम ये देख लेते हैं फटाफट से कि जो है इक्विवेलेंट मास किसका फाइंड आउट करना है। मैं आपको एक का करके बता देती हूँ और फिर आप इसको करके देख लीजिएगा, है ना। जैसे मैं H2SO4 के केस में बताती हूँ आपको, है ना। जो है H2SO4 का अगर मैं बात करूं तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो 49, यानी इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एसिड के केस के बाद हम बेसिस के केस में हम कैसे पता करेंगे। फॉर बेसिस में हम ये पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ OH- आयन या कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किए जा रहे हैं। OH आयन माइनस मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन है, सीधी सी बात है ना। या हम ये बोलते हैं कि इसकी एसिडिटी कितनी है, यानी एसिड के केस में हम जो है बेसिसिटी देखते हैं और बेस के केस में हम एसिडिटी देखते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास NaOH, जैसे NaOH है तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1, यानी कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालना चाहूँ तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 और यहाँ पर इसका जो वो रहता है वैलेंसी फैक्टर 1 है तो इसको डिवाइडेड कर दोगे 1 से तो इसका 40, यानी NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 होने की वजह से इसका जो इक्विवेलेंट मास है और मॉलिक्यूलर मास है वो सेम रहेगा। उसके बाद मैं जैसे बात कर लेती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए यहाँ पर जो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 OH आयन रिलीज करेगा, तो यहाँ पर अगर मैं इसका वैलेंसी फैक्टर इसका होता है 2 और अगर मैं इसको ये देखूँ तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वेट आता है वो आता है, देखिए अगर मैं इसको करूं तो कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17 टू द 34, यानी कि 74 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा
और अगर इसमें मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, तो जो आपका एल्यूमिनियम के केस में मैं आपको कैसे बता देती हूँ कि इसका वैलेंसी फैक्टर 3 कैसे इंप्लीमेंट करना है। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 27, और ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन 17, 17 17 17 51 है ना, तो 51 इसका हाइड्रोक्साइड का हो गया, तो ये हो गया 78। ठीक है, ये हो गया इसका 78 ना, 785, हाँ ठीक है, तो 78 हो गया। 78 डिवाइडेड बाय 3 कर लोगे आप, तो 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, इसका 26। तो यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में अगर मैं बात करूं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में जो आपका इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है 26। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपको। अब हम बात कर लेंगे फटाफट से कि एसिड और बेस के केस में किस तरीके, एसिड और बेस के केस में तो हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सॉल्ट के केस में कैसे हम इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं। क्लियर है यहाँ पे सॉल्ट के केस में, तो चलिए, है ना, फॉर सॉल्ट। ठीक, अब हम फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट में ये ध्यान रखना है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। जैसे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉल्ट है। Na2CO3 को जब हम इसको इसके आयंस में तोड़ेंगे तो देखिए इसमें कितने, 2 सोडियम आयन निकलेंगे और 1 CO3-2 यानी 2 सोडियम और 1 कार्बोनेट आयन निकलेगा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करिए, देखिए कि ये यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो 1 सोडियम पे +1 चार्ज है, तो 2 सोडियम पे कितना होगा, 2, यानी कि जो इसका Na2CO3 का जो पॉजिटिव चार्ज है टोटल कैटायन पे वो होगा यहाँ पर, वो होगा 2, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 106 होता है, और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो ये हो जाएगा 53, यानी कि Na2CO3 के केस में जो इक्विवेलेंट मास है वो होगा 53। उसके बाद एक अगर मैं बात करूं कि जैसे AlCl3 को आप करिए कि जैसे ये एल्यूमिनियम +3 और 3Cl-, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 और 3Cl-। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए एल्यूमिनियम पे कितना जो है कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज है 3। ठीक है, अच्छा AlCl3 का जब मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करोगे, AlCl3 का जब मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 27 + 35.5 × 3, यही करोगे तो ये करीबन आपका आएगा 133.5, है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। जब आप 1335 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है कैटायन पे, 3 है। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा करीबन आपका जो है अप्रॉक्स ये वैल्यू हो जाएगी 44.444 समथिंग आएगी, तो 44.45 जो है ग्राम इक्विवेलेंट इसका जो है आपका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गई हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट मास फाइंड हम उसके वैलेंसी फैक्टर से मॉलिक्यूलर वेट को हम डिवाइड कर देते हैं, इतनी हमें बात आ गई। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसका देखिए कि हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला है कि जो हमें गिवन मास दिया हुआ है, जो भी हमें मास गिवन होगा हमारी रिएक्शन में या हमारे क्वेश्चन में, उसको हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है, जो अभी हमने डिटरमाइन किया है, किससे हमने इक्विवेलेंट मास कैसे डिटरमाइन किया है, हमने मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंसिव वे में ले लेती हूँ कि जो हमारा मास है ना, मास तो ठीक है, अब हम जो इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट जो मास है उसको अगर आप देखोगे तो इक्विवेलेंट मास को कैसे हमने पता किया है कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर, यस और नो। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी फैक्टर जो है यहाँ पर हमने जब मॉलिक्यूलर वेट को x से डिवाइड कर लिया तो हमारा
इक्विवेलेंट मास आ गया, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैंने ये पुट करा कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ना गिवन, और ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये देखिए कि आपका ये जो वैल्यू है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, यानी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, ये आता है मोल्स, तो मोल्स इनटू एक्स। तो अगर एक ये फॉर्मूला हो गया, तो आपके पास यहाँ पर दो फॉर्मूले हो गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला हो गया, एक तो ये हो गया कि मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या मोल्स इनटू आपका वैलेंसी फैक्टर। ये दो फॉर्मूले होते हैं मेन, जो कि आपके मेन काम करते हैं किस पे, जो कि आपके मेन काम करते हैं आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए फटाफट से मैं क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इससे रिलेटेड, तो ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से आपको निकालना है। तो वहाँ पर जैसे फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 53 ग्राम Na2CO3। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो 53 ग्राम, तो सबसे पहले देखो आपका ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका मैंने आपका बताया, इसके मोल्स कर लो और इसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इसके जो मोल्स है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 106 है, और Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर, Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको अभी बताया कि इसके अंदर टोटल कितने 2 सोडियम जो है रिलीज होंगे, यानी कि इस पर टोटल चार्ज कितना होगा +2 का, तो इसका हो जाएगा इंटू 2, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना बना 2 बना, तो यहाँ पर 106 डिवाइडेड बाय 106 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन और फटाफट से करा देती हूँ, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट इन 0.4 ग्राम NaOH, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका आप जो है कैसे हम इसका मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो हो गया इसका मोल्स, और इसका वैलेंसी फैक्टर NaOH के लिए हमारे पास बताओ ये कितने OH आयन रिलीज करेगा, 1 OH आयन रिलीज करेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर 0.4 डिवाइडेड बाय 40, इसका डेसिमल हटेगा तो ये 0, तो 4 अपॉन 400, तो ये हो गया, ये 1 से 1 कट जाएगा तो 1 अपॉन 100 यानी कि 0.01 इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पूछिए। और यहाँ पर आप इस जो है अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस 11-12 की ज्वाइन करनी है तो आप मुझे इस दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली ही पढ़ाएंगे और एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे। थैंक यू।